हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनसे हम जानेंगे कि उनकी प्लानिंग क्या है, उनका एजेंडा क्या है, झारखंड को लेकर कोरोना को कैसे रोकथाम करेंगे कोरोना की झारखंड में। सबसे पहले हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और जोहार। धन्यवाद। जोहार श्वेता जी। आपका इंतजार काफी समय से हो रहा था क्योंकि झारखंड के कई लोग हैं और हजारों ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग सोशल मीडिया पर जानना चाह रहे थे, आपकी बात सुनना चाह रहे थे। माफी चाहते हैं क्योंकि इसके लिए अभी मैं थोड़ा के लिए हमारा एक सीनियर विधायक अचानक सीरियस हो गए हैं, कांग्रेस के राजेंद्र सिंह जी, और उनको यहां से एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजने की कवायद चल रही थी। मैं वहीं हॉस्पिटल गया था उनको देखने के लिए और वहां से आते ही मैं आपके पास हूं अभी। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से भी और भी दर्शक हैं उनसे। बिल्कुल हम समझ सकते हैं हेमंत जी, और ये जो बात आपने कही इसमें आपका वहां रहना भी बहुत जरूरी था और आपकी संवेदनशीलता बताता है इस बात को कि आपका वहां पर रहना ज्यादा जरूरी था। और अब चूंकि जब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, झारखंड के वो तमाम लोग आपसे जानना चाह रहे हैं और खास करके एक अच्छी खबर से हम शुरुआत करें, एक अच्छे नोट से, कि लंबे समय से इंतजार हो रहा था उन फंसे मजदूरों का जो कि जहां तहां फंसे हुए थे, अपने राज्य वापस आना चाह रहे थे। जो पहली श्रमिक ट्रेन चली वो तेलंगाना से सीधे झारखंड, तो जाहिर सी बात है श्रेय तो आपको देना बनता है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। देखिए, हम लगातार मजदूरों को लेकर के और हमारे छात्र छात्राओं को लेकर के केंद्र सरकार के साथ हमारी संवाद चल रही थी कि हमें लोगों को लाने का अनुमति दिया जाए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मजदूर दिवस के दिन इतने बड़े संख्या में हम लोगों ने ट्रेनों से लोगों को लाया और बस से भी लोग आए हैं जी। हमने देखा, बिल्कुल हमने देखा कि किस तरह से वहां पर आप खुद जाकर पहले आपने जायजा लिया रेलवे स्टेशन का, और उसके बाद जब मजदूर लौटे तो किस तरह से गुलाब के फूल देकर उनका स्वागत किया गया। बिल्कुल, हम आज इस राज्य के हर व्यक्ति को, मजदूर हो या व्यापारी हो, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं उनको मजदूर नहीं बल्कि अपना परिवार का हिस्सा मानता हूं। क्योंकि आप अगर हम देखेंगे कि आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी की पृष्ठभूमि को अगर आप देखेंगे तो वो भी एक मजदूर वर्ग से ही आते हैं। किस तरीके से संघर्ष करके आज यहां पहुंचे हैं, वो संघर्ष की उस पीड़ा को जितना हम करीब से समझते हैं वो आज मैं समझ सकता हूं कि आज 40 दिन के लगभग बाहर में मजदूर किस तरीके से सड़कों पर जानवरों की तरह भटक रहे थे, मरने पर मजबूर हो रहे थे। और आज कहीं ना कहीं ये लोग घर आए हैं और अपने परिवार के बीच में रहेंगे तो उनको एक अलग तरीके की उनको ताकत मिलेगी और स्वाभिमान से एक मानवीय तरीके से उन मजदूरों को भी जीने का अधिकार है। बिल्कुल, आप ट्विटर पर भी हेमंत जी काफी सक्रिय हैं, आपके ट्वीट्स अक्सर हम देखते पढ़ते रहते हैं। उसमें लगातार आपने उन वीडियोस को भी दिखाया है और ट्वीट्स भी बहुत सारे इन मजदूरों को लेकर के किया है। लेकिन इस बीच एक सवाल जाहिर सी बात है मन में आता है कि 1200 मजदूर, लगभग 1200 से ज्यादा मजदूर पहुंच चुके हैं, कल झारखंड पहुंच चुके हैं, रांची पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में आपका जो लक्ष्य है वो 6 से 8 लाख मजदूरों को वापस लाने का है। तो आखिर अभी जो पहला जो जत्था है कह लीजिए वो 1200 का आया, ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में जो मजदूर हैं आखिर उन्हें कैसे लाया जाएगा और वो कब तक आ पाएंगे, इस बारे में कोई आपकी प्लानिंग? देखिए, हमारे इस पर लगातार जिस दिन से हमें इसका एक आदेश प्राप्त हुआ कि भारत सरकार का कि आप मजदूरों को, छात्र छात्राओं को ले जाया जा सकता है, लाया जा सकता है, घंटे भर के अंदर से ही हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था हरकत में आई और नतीजा ये हुआ कि 24 घंटा भी नहीं बीता होगा कि हमारे यहाँ से बसेस अगल बगल के राज्यों में जाना प्रारंभ कर दी और लोगों को लाने का प्रक्रिया लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन हमने ये भी केंद्र सरकार से आग्रह भी किया था। आपको मालूम होगा, जिस दिन अभी आखिरी समय सभी मुख्यमंत्रियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, उसमें हालांकि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने उस दिन एक पत्र भी लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को और मैंने उस दिन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा उसको मानते हुए उनसे आग्रह किया था
कि मुझे आपके सहयोग की भी आवश्यकता होगी, इसमें केंद्र सरकार की भी सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत विभिन्न राज्यों से इतने बड़े पैमाने पे लोगों को लाना संभव नहीं होगी, चाहे वो ट्रेन की व्यवस्था हो, चाहे वो प्लेन की व्यवस्था हो, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बस के कॉरपोरेशन भी नहीं है और इतने बसेस भी नहीं है कि बहुत दूर दराज तक ये बसें पहुंच सके। इसके लिए हमने उनसे आग्रह भी किया है, और जहां जैसे हमें अपने संसाधन हमें उपलब्ध हो रही है, हम अपने तरीके से लोगों को ला भी रहे हैं। अब कोटा से भी बच्चे आ रहे हैं, वहां से हम लोगों ने ट्रेन की व्यवस्थाएं की है, सरकार उसकी पूरी भरपाई भी कर रही है, उसके लिए रेलवेज को हम पैसे भी दे रहे हैं ताकि वहां से जो बच्चे हैं उन लोगों को लाया जाए, जो आज मुझे लगता है शाम तक रात तक वो भी बच्चे एक खेप वो भी आएंगे वहां से। लेकिन एक तरफ हेमंत जी जहां पर आपकी तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आपने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने में काफी देर कर दी, और खुद कई अभिभावक हैं, उनका भी ये कहना था कि वो लंबे समय से आपसे गुहार लगा रहे थे कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए। देखिए, अगर आप इस सवाल को आप कर रहे हैं तो आप मैं किस तरीके से लगातार मीडिया के माध्यम से और कई माध्यम से देश से आग्रह कर रहा था, मैं कोई असंवैधानिक कार्य करने की इच्छा में नहीं था, ना मैं करने की सोच रखता हूं। और जिस तरीके से कई राज्य अपने अपने तरीके से हरकत में आए, क्या वो संवैधानिक था? आज इस आशय को लेकर जो पत्र मैंने दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्र सरकार को लिखा है, अगर आप उसको ट्विटर में उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा उस पत्र में कितनी गंभीरताएं हैं। आज इसको लेकर के आज मैं जिस तरीके से मजदूरों को और बच्चों को लेके आ रहा हूं, पूरी वैधानिक तरीके से हम लोगों को ला रहे हैं। और आज हम नहीं चाहते हैं कि केंद्र सरकार के साथ या और भी कोई आज के समय में कोई राजनीति करने की जरूरत पड़े, इसलिए हमने मौखिक रूप से आग्रह किया था, गृह मंत्री से जैसे भी आग्रह किया, और आज जिस दिन हमें ये आदेश प्राप्त हुआ उसके चंद मिनट पहले हमने पीयूष गोयल साहब से भी बात किया था और उन्होंने राय मांगी, और हमने कहा कि मुझे अपने बच्चों को, अपने मजदूरों को लाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि मुझे सामाजिक दबाव अब राज्य में बढ़ रहा है, क्योंकि मजदूर भी अब दूसरे राज्यों में मर रहे हैं। और इसको लेकर काफी देर तक हमारी चर्चा हुई, और पता नहीं, शायद मैं समझता हूं कि जो हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, वो पत्र को अगर आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो गंभीरताएं थी, कल अगर हम कानून का उल्लंघन करते तो कितनी बड़ी समस्या देश के अंदर उत्पन्न होती। जी, और इसी सवाल से जुड़ा है हेमंत जी एक सवाल और है मेरा कि अब आने वाले समय में, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि लगातार आपकी कोशिशें भी जारी है और ज्यादा से ज्यादा जितने भी झारखंड के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उन्हें आप लाने की राज्य में कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे में आने वाले समय में आपकी चुनौतियां, या फिर कह लें कि झारखंड सरकार की चुनौतियां बढ़ने वाली है, क्योंकि जो ऑलरेडी झारखंड में फंसे हुए मजदूर हैं दूसरे राज्यों के, वो प्लस जो लोग झारखंडी हैं जो बाहर से आ रहे हैं मजदूर, आखिर उनका भरण पोषण कैसे होगा, आगे उन्हें काम, उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, एक बहुत बड़ी चुनौती। देखिए, इस विषय पर मैं शुरू से ही ये बात कह रहा हूं कि जब हम यहां संक्रमण की लोगों की संख्याएं आने लगी थी, मैं उस समय से लेके कल परसों तक उतनी ज्यादा मैं चिंतित में नहीं था। मैं पहले से ये बात कह रहा हूं कि हमारी चिंता तब बढ़ेगी जब प्रवासी मजदूर हमारे राज्य में वापस आएंगे, और इसके लिए हमने बहुत बड़े पैमाने में कार्य योजनाएं तैयार की हुई हैं। आप देखेंगे आने वाला समय में इस राज्य में, और जो हमने पहले भी जो काम शुरू किया था, एक सामाजिक क्षेत्र पर, दूसरा स्वास्थ्य सेवा पर हमारा पहला कंसंट्रेशन था। उसके बाद हम रोजगार को लेकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम कैसे होंगे उस पर हम लोगों ने काम शुरू किया। और आज अगर हम सामाजिक सुरक्षा को लेकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस राज्य में जो काम हमने किया है, शायद देश में किसी राज्य ने वो कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया। नहीं हेमंत जी, चूंकि लोगों को अनाज पीडीएस के माध्यम से तो मिल ही रहा था। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि झारखंड की अगर बात करें, क्योंकि मैं खुद भी झारखंड से आती हूँ, इसलिए कुछ हद तक तो जानती हूँ उस राज्य को, तो वहां पर सबसे बड़ी जो समस्या रही है और लंबे समय से समस्या रही है वो है वहां पे अशिक्षा
भुखमरी, बेरोजगारी, ये वो तमाम चीजें हैं जिसको दूर नहीं किए जाने की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन करना वहां पर सबसे बड़ी समस्या आज भी है। तो ऐसे में जब मजदूर वापस आएंगे तो उनके पास काम कहां से आएगा? मैं आपको बता रहा हूं, मैं थोड़ी सी मुझे समय दिया जाए। इसमें देखिए, जहां भुखमरी की बात है, पूर्व की सरकार में कितने लोगों की भुखमरी हुई है, आपको आंकड़ा अगर आप नेट में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। महिला से लेके, बच्चे से लेके, पुरुष तक के लोगों की जो जानें चली गई। हमारी सरकार बनते ही इस राज्य में हमने पहला इससे पहले भी जब मैं मुख्यमंत्री था तो मुख्यमंत्री दाल भात योजनाएं हम चलाते थे। लेकिन जैसे आज सरकार बनी, ये बीजेपी की, इससे पहले उन्होंने ये योजनाएं बंद कर दी। जैसे फिर से आज हमारी सरकार बनी, हमने ये योजना प्रारंभ कर दिया। और उसके साथ साथ अब हम जब संक्रमण में घिरे तो उसी योजना को ध्यान में रख करके हमने योजना बनाई। और आज पूरे राज्य में लगभग हमारे 4,500 पंचायतें हैं और लगभग 10,000 सामुदायिक किचन चल रहे हैं हमारे राज्य में। और वो तो अनाज अलग से लोगों को बांटा जा रहा है, मिड डे मील सभी बच्चों को दिया जा रहा है। और आज खाने को लेकर अगर आप सर्वे भी कराएंगे राज्य के अंदर, तो यदा कदा छिटपुट चीजें के अलावा आपको सामाजिक सुरक्षा को लेकर के नहीं आपको कहीं दिखाई देने को मिलेगा। और उसके बाद अब आते हैं स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा में भी अभी तक हम लोगों ने जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो भी हमारे लिए काफी हमें लगेगा कि ये एक संतोषजनक ये है, क्योंकि एक सीमित संसाधन के साथ इस जंग को जो झारखंड सरकार लड़ रही है, ये एक अपने आप में एक अलग चुनौती है। तीसरी बात आती है रोजगार को लेकर। रोजगार के जो हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं की है, आने वाला समय में रोजगार भी हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि 10 लाख से अधिक लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों को अलग, शहरी क्षेत्रों को अलग बांट करके कार्य योजना बनाई है। शहरी क्षेत्रों में किस तरीके की योजनाएं दी जाएंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके की योजनाएं दी जाएंगी, इन सब को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से देख करके बनाई है जी। हाँ, ये बात कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत चिंतनीय बात होगी। ये सुनकर आश्चर्य होगा, पता नहीं देश के और भी हमारे मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य मुझे लगता है कि देश में सबसे पिछड़े राज्यों में से आते हैं, कई समस्याओं से ग्रसित है। झारखंड तो मुझे लगता है कि पिछड़े राज्यों में सबसे मतलब नीचे जगह पाता है। हम लोग सबसे पिछड़े राज्यों में से हैं। और यहां पर जो मनरेगा योजना देश में चल रही है, वो मनरेगा योजना का आप ये देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ पर मनरेगा में मजदूरों को जो डेली वेजेस दिया जाता है, जो मजदूरी दी जाती है, वो 200 रुपया भी नहीं है। लगभग अभी प्रधानमंत्री जी ने उसमें कुछ पैसे और जोड़ने का घोषणा किया है, उसके बावजूद भी हम 200 रुपये क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बल्कि 192 हम लोग का डेली बेसिस है यहाँ पर मनरेगा में। और वहीं पर जो अग्रणी राज्य हैं, अगर आप हिमाचल को देखें, केरल को देखें, हरियाणा को देखें, तो वहाँ 300, 350, 350 है। ऐसे भेदभाव क्यों है? तो कुछ मजबूरियां भी है हेमंत जी, अब हमारे साथ भी इस वक्त थोड़ी मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, माफी मांगूंगी, थोड़ी सी माफी मांग रही हूँ इसलिए हेमंत जी, क्योंकि हमारे साथ थोड़ी समय की मजबूरी है। जो इम्पोर्टेंट कुछ और क्वेश्चन थे, क्योंकि खास करके आज का हमारा एजेंडा कोरोना को लेकर है, तो समय की कमी की वजह से आपसे एक आध बात हम जान लेना चाहते हैं जो कि झारखंड के लोग खास करके जानना चाहेंगे। अब चूंकि 3 जोन में बांट दिया गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अलग अलग जिलों को, और ये एक अच्छी बात है झारखंड के लिए कि सिर्फ एक जोन है आपका जिसमें कि रांची आता है जो कि रेड जोन में है। तो बाकी जोन्स के लिए आपकी क्या तैयारी, क्या प्लानिंग, कहीं छूट दी जाएगी? अगर छूट दी जाएगी तो कैसे छूट दी जाएगी? देखिए, अभी भारत सरकार की तरफ से भी समय समय पर कुछ गाइडलाइंस आ रहे हैं और उसके अनुरूप में हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। और लगभग मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, देश राज्य नियम कानून से चलेगा और इसको लेकर आज के इस संक्रमण में भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो भी समन्वय होगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे।
अभी जैसे केंद्र सरकार ने जहां ग्रीन जोन कहा है, ग्रीन जोन में सारी एक्टिविटीज इन लोगों ने खोल दी है। और लगभग आप जिस तरीके से आप हमारे मजदूर आएंगे, हो सकता है कोई संक्रमित होकर आएंगे, तो वो आप ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से मैंने पहले भी कहा है कि चुनौती हमारी अब मजदूर आने के बाद होगी। और हमने इसके लिए भी, जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था तो अपनी जगह है, पुलिस व्यवस्था अपनी जगह, सबको कंटोनमेंट जोन बना करके काम कर रही है। हमने इसके अलावा सोशल पुलिसिंग को भी बहुत तेजी से एक्टिव किया है। और गांव के ही अंदर जो हमारी पुरानी व्यवस्था, जो पारंपरिक व्यवस्था यहां पर, क्योंकि ये राज्य आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है और यहां पर आदिवासी समाज में पहले से ही एक ऐसी परंपरा रही है कि गांव के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं, गांव के लोग उसको संचालित करते हैं। वहां का रख रखाव से लेके, वहां के लोगों की रक्षा से लेके लगभग सभी चीजें। अभी हमने सोशल पुलिसिंग, मतलब जो हमारे सामाजिक लोग हैं गांव के अंदर, उनको हम लोगों ने मांझी, मुंडा, प्रधान, इन लोगों को एक्टिव कर दिया है। और ये लोग पूरी तरीके से गांव में अलग अलग तरीके से, कोई बैरियर लगा रखा है, कोई चारपाई लगा रखा है, कोई कुछ लगा बिल्कुल हेमंत जी, वहां से एक गांव का नाम भी सामने आया था जो कि 25 किलोमीटर दूर है रांची से, और बताया जा रहा था कि वहां पर लोगों ने खुद ही, गांव के लोगों ने बल्ले लगाकर और बांस लगाकर लोगों को बाहर से आना मना कर दिया था और वो खुद भी बाहर नहीं जा रहे थे। तो पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया है वहां पर लोगों ने। हम चाहते थे हेमंत जी कि आप हमारे साथ और जुड़े रहते। जी जी, आपने देखा होगा, यहाँ हम लोग मास्क पहन रहे हैं। हमारे यहाँ आदिवासी गांव में लोग पत्ते के मास्क लगा के पहन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इस अशिक्षित क्षेत्र में, ये पिछड़ा राज्य में, जहां आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक आज से नहीं, सदियों से ये समूह में कई परेशानियां रही हैं, इसके बावजूद आज इस संक्रमण में आप लोगों का जो एक्टिवनेस देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, मुझे लगता है शहरी क्षेत्रों से ज्यादा एक्टिव आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं। और आज जो भी चीजें बहुत अधिक पैमाने पे हमें दिख रहा है संक्रमण, वो शहरी क्षेत्रों में ही आपको ज्यादा दिखेगा। बिल्कुल हेमंत जी, हमारा मन था और इच्छा भी थी कि अभी आपसे और कुछ हम सवाल जवाब करते, क्योंकि झारखंड के लोग लंबे समय से 12:30 बजे से इंतजार कर रहे थे आपको सुनने का, और वहां पर आपकी कोरोना को लेकर नीति क्या है वो जानने की वो इच्छा जाहिर कर रहे थे। लेकिन फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोरोना को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी, क्या सोच है आपकी, मजदूरों को लेकर क्या प्लानिंग और सोच है आपकी, वो हमसे साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका।